दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एसी थ्योरी का आज सेकंड ऑनलाइन टेस्ट हुआ है। एक टेस्ट पहले हो चुका था, आज दूसरा है। और ये जो आज का टेस्ट हुआ था ये आरएलसी सर्किट सीरीज और पैरेलल और इसी के साथ रेजोनेंस सर्किट से संबंधित हुआ था, अनुनाद परिपथ से संबंधित है। यदि आपने टेस्ट नहीं दिया है तो आप इस पूरे कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आरएलसी सर्किट, रेजोनेंस सर्किट और पावर फैक्टर से संबंधित 50 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन को हम विस्तार से एक्सप्लेन भी करेंगे, अच्छे से कंप्लीट आपको समझ में आने वाला है। दोस्तों चैनल पर नए हो या चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। यदि आपने टेस्ट दिया है तो भी इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपको पता लगे कि आपके जो क्वेश्चन गलत हुए थे उनका सही आंसर क्या है और वो क्यों आया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चनों से शुरू करेंगे। और ये ऑनलाइन जो अपना टेस्ट है ये टेस्ट नंबर 11 है। आज 9 जून 2020 को ये कंप्लीट हुआ है। इससे पहले 10 टेस्ट ऑनलाइन अपने कंप्लीट हो चुके थे। 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट होता है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। चलिए क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट में करंट कितनी होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 4 क्वेश्चन की बात इसी में करेंगे। सीरीज रेजोनेंट परिपथों में जो इम्पीडेंस होता है वो मिनिमम होता है। जब इम्पीडेंस मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होगा, यानी धारा का मान उच्चतम होता है। जो इम्पीडेंस होता है वो सर्किट के केवल मात्र प्रतिरोध के बराबर होता है, क्योंकि रेजोनेंस का मतलब होता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे के बराबर है। रिजल्टेंट रिएक्टेंस 0 है, इसलिए इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर है और बहुत कम इसकी वैल्यू है। इसलिए इम्पीडेंस कम होने के कारण धारा उच्चतम होती है। क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन होता सीरीज रेजोनेंट परिपथ में इम्पीडेंस कैसा होता है, तो अपना आता मिनिमम, बी ऑप्शन आता। अगर यही क्वेश्चन आदर्श के बारे में होता कि आइडियल सीरीज रेजोनेंट सर्किट है, करंट कैसी होगी, तो हम अनंत धारा करते इसमें। और आइडियल सीरीज रेजोनेंट में इम्पीडेंस कैसा होगा तो 0 करते हम। तो 6 क्वेश्चन हो गए इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1/पाई फेराड का एक कैपेसिटर है, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से ये संयोजित है। इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा, धारितीय प्रतिघात की गणना कीजिए। कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1/2πfc। सारी वैल्यू हमें दे रखी है, मान रखना था, कैलकुलेशन करनी थी। 1/2। देखो पाई को यहाँ सोल्व नहीं करेंगे भाई, पाई की जगह पाई रखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, धारिता 1/पाई है, तो 1 यहाँ और पाई ऊपर। अब देखो पाई से पाई घटेगा, 1/100 आएगा। उत्तर आएगा बी, 1/100 ओम कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। हम बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सीरीज रेजोनेंट परिपथ में क्वालिटी फैक्टर कैसा होता है। दोस्तों क्वालिटी फैक्टर का मतलब होता है कि जब परिपथ रेजोनेंस होता है तो वो उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के आसपास, अबव रेजोनेंस एंड बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अनुनाद आवृत्ति से ऊपर, अनुनाद आवृत्ति से नीचे, परिपथ धारा के आरएमएस मान और शिखर मान के बीच एक क्षेत्र को सिलेक्ट करता है। और उन्हीं के मान का जब हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल देते हैं तो उसको क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। सीरीज रेजोनेंस परिपथ में क्वालिटी फैक्टर के 3 फॉर्मूले होते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन अबव रेजोनेंस माइनस अंडर रेजोनेंस या बिलो रेजोनेंस। दूसरा है एक्सएल अपॉन आर, इंडक्टिव रिएक्टेंस बटे रेजिस्टेंस। और तीसरा होता है 1/r इंटू अंडरूड एल सी। ध्यान दीजिएगा ये मल्टीप्लाई में अंडरूड आर बटे अंडरूड सी है, इस तरह से जैसे मैंने स्क्रीन पर लिखा है। ऑप्शन से आप समझ सकते हैं, डी ऑप्शन करेंगे हम इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, पावर फैक्टर का मान कैसा होता है। दोस्तों पावर फैक्टर की वैल्यू 0 हो सकती है, इकाई हो सकती है और 0 से 1 के बीच में हो सकती है। पावर फैक्टर का मान कभी इकाई से अधिक नहीं होगा, पावर फैक्टर का मान कभी नेगेटिव नहीं होगा। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, 0 से 1।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि RLC पैरेलल परिपथ में प्रतिरोध की धारा 6 एम्पियर, इंडक्टर की धारा 20 एम्पियर, कैपेसिटर की धारा 12 एम्पियर है, परिपथ की टोटल करंट कितनी होगी। दोस्तों पैरेलल में टोटल करंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है IR² और IL माइनस IC इन दोनों की होल स्क्वायर और सबका अंडर। स्क्रीन पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम संख्याएं रखकर कैलकुलेशन करेंगे। देखो प्रतिरोध की धारा 6 एम्पियर है और इस 6 की स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36। इंडक्टर की धारा 20 एम्पियर, कैपेसिटर की धारा 12 एम्पियर, दोनों का डिफरेंस करेंगे 8 एम्पियर आएगा। 8 की स्क्वायर करेंगे तो 64 यानी 64 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे 100 आएगा, 100 का अंडर निकालेंगे 10 एम्पियर आएगा। परिपथ की टोटल करंट 10 एम्पियर होगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ससेप्टेंस की यूनिट क्या होती है, आग्राहिका बोलते हैं इसको, और ये विशेष प्रकार की चालकता होती है। जिस तरह से प्रतिरोध के साथ साथ प्रतिघात के गुण कैपेसिटर और इंडक्टर में पाए जाते हैं, इसी प्रकार कैपेसिटर और इंडक्टर में चालकता के साथ साथ ससेप्टेंस के गुण भी पाए जाते हैं। इसका प्रतीक होता है B और इकाई होती है महो या साइमन। ओम जो है ये अपने प्रतिरोध, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इम्पीडेंस की इकाई है। हेनरी इंडक्टेंस की है, फेराड कैपेसिटेंस की है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक समांतर परिपथ अनुनाद में कहा जाएगा जब उसका एडमिटेंस प्योरली यानी बिल्कुल उसकी एडमिटेंस होती है परिपथ की कुल चालकता। जब सर्किट अनुनाद में है इसका मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर है, तो इन दोनों की वजह से ना तो परिपथ में कोई धारा प्रवाहित होगी, ना ही इन दोनों के लिए कोई वोल्टेज का है। यानी रेजोनेंस सीरीज है या समांतर ये कोई मायने नहीं रखता। ऐसे परिपथों में ना तो रिएक्टिव प्रतिघात काम करेगा, ना रिएक्टिव वोल्टेज होगी, ना रिएक्टिव धारा होगी। ऐसे समय में जो करंट चलेगी वो भी शुद्ध प्रतिरोधी मानी जाती है। ऐसे सर्किट में जो चालकता होगी वो भी बिल्कुल जो कंडक्टेंस होता है शुद्ध कंडक्टेंस वही होगा। यानी परिपथ प्योरली कंडक्टिव होता है, केवल चालकता होती है। भी जैसे R और L सर्किट है तो इसमें अभी कंडक्टेंस प्लस ससेप्टेंस दोनों है और उन दोनों का योग जो है वो एडमिटेंस है। लेकिन जब सर्किट अनुनाद हो गया तो इंडक्टेंस वाले का कोई मतलब नहीं है, केवल कंडक्टेंस यानी G होता है। डी ऑप्शन करेंगे, कंडक्टिव सर्किट होगा, एडमिटेंस और कंडक्टेंस वहाँ पर बराबर हो गई, जिस तरह से इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस बराबर होते हैं। अगला अपना क्वेश्चन कि RLC सीरीज परिपथ में प्रेरकत्व पर वोल्टता पतन उच्चतम होगा, यानी इंडक्टर पर वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम हो रहा है सीरीज सर्किट में कब। देखो भाई बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना सीरीज सर्किट में वोल्टेज जो होती है वो इंडक्टर, कैपेसिटर और प्रतिरोधक तीनों पर अलग अलग होगी। धारा का मान समान होगा लेकिन ये अलग अलग और समान भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगी कि इनका रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस कैसा कैसा है। यानी ये डिपेंड करेगी XL प्रतिरोध R और XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इन पर डिपेंडेंट होगी। यदि अपने XL और XC की बात करें और इनमें अधिक वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो इंडक्टर की वोल्टेज अधिक तब होगी जब इंडक्टिव रिएक्टेंस अधिक हो। हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है इंडक्टर पर वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम कब होगा। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस अधिक होगा तो इंडक्टर पर वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है, यानी फ्रीक्वेंसी अगर अधिक होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस अधिक होगा। जब परिपथ रेजोनेंस हो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर है। इंडक्टिव रिएक्टेंस अधिक कब हो सकता है, जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से ऊपर जाएगी। अनुनाद आवृत्ति से अधिक पर XL अधिक होगा इसलिए VL अधिक होगा। रेजोनेंस के नीचे XC अधिक होगा इसलिए VC अधिक होता। यानी इसी में अगर कैपेसिटर पर वोल्टेज मैक्सिमम कब होता तो फिर B उत्तर करते, अनुनाद आवृत्ति से कम। अगला अपना क्वेश्चन कि एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो होती है वो किसकी भांति होती है। ट्रांसमिशन लाइन में भी आपको शायद याद हो तो 4 पैरामीटर होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और
शंट चालकता, जिसको जी से भी हम लोग संकेत करते हैं। लेकिन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में धारितीय प्रभाव को नगण्य मानते हैं। एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी नगण्य होती है, जबकि लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में धारिता को हम मानते हैं। इसलिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन आरएल सीरीज सर्किट की भांति होगी, क्योंकि उसी लाइन में इंडक्टेंस भी है और उसी लाइन का रेजिस्टेंस भी है, तो आर और एल सीरीज सर्किट की भांति है। यदि लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती तो वो आरएलसी सीरीज सर्किट की भांति होती, क्योंकि उसमें कैपेसिटेंस भी वर्क कर रहा है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक प्रतिरोध तथा एक प्रेरित्र समांतर में संयोजित है। इस समय प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा सप्लाई करंट के साथ कैसे रिलेटिव है? ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। समांतर है तो समांतर में क्या होता है कि वी आर और वी सी बराबर होंगे, ठीक है। सॉरी, वी एल है, इंडक्टर है, तो यानी रेजिस्टर, इंडक्टर, सप्लाई वोल्टेज तीनों बराबर होते हैं। इनमें जो डिफरेंस रहता है वो करंट का रहता है। प्रतिरोध की धारा इन फेज होती है, यानी आई आर यहाँ पर होगा। इंडक्टर की धारा लेगिंग होती है तो आई एल यहाँ पर होगा। जो परिपथ की कुल धारा है वो इन दोनों का सदिश योग यानी यहाँ पर होगी कि नहीं? ध्यान से समझिएगा, हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध की धारा इंडक्टर की सप्लाई धारा से कैसा रिलेटिव है। तो सप्लाई करंट से तो प्रतिरोध वाली धारा आगे ही है ना, तो क्या होगा? लीडिंग होगा। दोबारा देख सकते हैं, यहाँ आई आर है, यहाँ आई है और यहाँ आई एल है अपना, तो इस आई से आई आर का संबंध पूछा था, तो देखिए आगे है, ठीक है। हाँ, अगर वोल्टेज के साथ प्रतिरोध की धारा होती तो वो इनफेज होती, चाहे वो वी एल के साथ हो, वी आर के साथ हो या वी के साथ हो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस, प्रतिघात का विलोम क्या होता है? एक्स का उल्टा ससेप्टेंस होता है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। रिएक्टेंस है, ये ससेप्टेंस का अपोजिट है। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का है और इम्पीडेंस एडमिटेंस का है। ये सारे शब्द इंग्लिश के हैं भाई, आपको इंग्लिश में ही याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध और संधारित्र श्रेणी क्रम में है। आपूर्ति पर वोल्टेज 100 और प्रतिरोध पर वोल्टेज पतन 60 वोल्ट है। संधारित्र पर वोल्टता पतन कितना होगा? श्रेणी क्रम में वोल्टेज के लिए फॉर्मूला होता है वी आर की स्क्वायर और वी सी की स्क्वायर, दोनों का अंडर। अब हमें टोटल दे रखी है, कैपेसिटर की पूछी है, तो फॉर्मूला चेंज कैसे होगा कि कैपेसिटर की वोल्टेज बराबर सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर माइनस रजिस्टर की वोल्टेज का स्क्वायर। सप्लाई वोल्टेज की 100 है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। और प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप 60 है, इसकी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3600। दोनों का अंतर करेंगे तो 6400 आएगा। 6400 का अंडर हम निकालेंगे तो 80 वोल्ट आएगा। कैपेसिटर पर 80 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। सदिश योग करना होता है श्रेणी क्रम एसी में। अगला क्वेश्चन है, आरएल सीरीज सर्किट पर ज्ञात तरंग वोल्टता आरोपित की गई, यानी साइन वेव दिया गया वोल्टेज उसको, जहां प्रतिरोध और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक दूसरे के बराबर है, तो कला कोण का मान कितना होगा? यानी दोनों का मान 10-10 ओम है, ठीक है। दोनों का मान 10-10 ओम है, तो प्रतिरोध वाली धारा 0 डिग्री मानते हैं और इंडक्टर वाली को 90। अब दोनों बराबर है तो परिणामी धारा इनके मध्य भाग में होगी, यानी 45 डिग्री होगी। 45 डिग्री होगी तो 45 के ऑप्शन 2 है। एल यानी इंडक्टर जुड़ा हुआ है तो लैगिंग हो जाएगा। अगर आर सी होता और एक्स एल बराबर होता तो 45 डिग्री लीडिंग हो जाता। अभी क्या रहेगा? 45 डिग्री लैगिंग। अगला अपना क्वेश्चन है कि आर एल सी सर्किट में एक एसी स्रोत से आपूर्ति दी जाती है, प्रतिक्रियाशील शक्ति किसके समानुपाती होगी? आरएलसी सर्किट है, एसी से वो कनेक्टेड है, रिएक्टिव पावर कैसी होगी? देखो, प्रतिघाती शक्ति जो होती है ये एक्सएल और एक्ससी दोनों के अंतर के बराबर होती है, चाहे हम जेड कैलकुलेट कर रहे हैं चाहे हम करंट कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि जब धारा ज्ञात करेंगे तो धारा माइनस हो जाती है, जब हम टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं तो वोल्टेज माइनस हो जाता है। यानी इंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेट, कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा, इन दोनों में जो औसत एनर्जी थी उनके डिफरेंस के बराबर होगा। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युतिक क्षेत्र में एकत्रित ऊर्जा के औसत का अंतर के बराबर रिएक्टिव पावर होगी। समझ रहे हैं भाई? रिएक्टिव पावर का मतलब है कि इंडक्टर 20 ओम का है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 14 ओम का है, तो सर्किट में परिणामी रिएक्टेंस 6 ओम का ही होगा, इनके अंतर के बराबर होता है। अगला अपना क्वेश्चन है,
आरएलसी समांतर सर्किट में वीएल और वीसी में फेज डिफरेंस कितना होगा। देखो समांतर है ना, तो समांतर में वोल्टेज यहाँ पर रहती है और सब में बराबर होती है। समांतर में धाराएं अलग अलग होती है और वो डिवाइड वोल्टेज सबका एक बराबर एक साथ एक ही लाइन पर होता है, इसलिए वीएल और वीसी में फेज अंतर कितना होगा, 0 का। लेकिन आरएलसी सीरीज अगर होता ना ये, तो फिर 180 डिग्री का अंतर होता है इनमें। कैसे? क्योंकि सीरीज में यहाँ पर करंट होती आई, आई एल, आई सी और आई आर, ये सब बराबर होते हैं, लेकिन वोल्टेज वो अलग अलग होती। वी एल की वोल्टेज ऊपर, वी सी की वोल्टेज नीचे, और इन दोनों में अंतर अभी देखो स्पष्ट हमें नज़र आ रहा है, कितना, 180। अगर सीरीज होता तो 180, समांतर है इसलिए 0। अगला अपना क्वेश्चन है कि एक सीरीज परिपथ में का अनुनाद वक्र आवर्ती और किसके बीच बनता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने हैं। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में अपन से एक सवाल पूछा जाता है, तो मैं आपको सीरीज और पैरेलल दोनों में ही बताता हूँ। ये याद रखना, जो चीज़ कॉमन होती है ना, उसी के आधार पर सर्किट बनता है, ठीक है। तो समांतर क्रम में यहाँ हम फ्रीक्वेंसी श्रेणी क्रम में यहाँ हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं और इस ओर हम धारा लेते हैं, और हम ये देखते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट कितनी थी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से नीचे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ऊपर धारा कैसी थी, और ऐसा एक ग्राफ बनता है जहाँ से बैंड विस्तार भी हम निकालते हैं। तो श्रेणी क्रम में तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और धारा के बीच में वक्र बनता है। अगर समांतर परिपथ होता तो फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस के बीच में बनता है। समांतर क्रम में ये जो ग्राफ इस तरह से आता है, ये मान लीजिए ओम टाइप की आकृति बन रही है, तो ये ओम इम्पीडेंस का बनता। यानी 2 क्वेश्चन याद रखें आप। रेजोनेंस कर्व जो होता है वो फ्रीक्वेंसी वर्सेज करंट सीरीज में, फ्रीक्वेंसी वर्सेज इम्पीडेंस समांतर में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कौन सी शक्ति ऐसी है जो करंट और वोल्टेज के बीच फेज अंतर से प्रभावित नहीं होगी। वो ही नहीं होगी जिसमें फेज अंतर नहीं आता हो। अपने शक्तियों के 3 फॉर्मूले हैं, वी आई साइन फाई, वी आई कोस फाई और ओनली वी आई। तो ये वी आई देखो, इसमें ना तो साइन थीटा आया ना कोस थीटा, इसका मतलब इसको थीटा से कोई मतलब नहीं है। और वी इंटू आई जो होता है, ये आभासी शक्ति की इकाई है। वी ए, के वी ए, एम वी ए, इसकी कोई भी इकाई हो सकती है। यानी आभासी शक्ति जो है ये फेज अंतर से कभी प्रभावित नहीं होती है, जबकि वास्तविक शक्ति और प्रतिघाती शक्ति फेज अंतर से प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति आपूर्ति में शक्ति घटक सुधारने के लिए किस युक्ति का उपयोग करते हैं। देखो कैपेसिटर लगाते हैं तो इंडक्टर वाला तो आएगा ही नहीं, सी और डी को तो आप छोड़ ही दीजिए। जब कैपेसिटर समांतर में लगता है तो उसको शंट कैपेसिटर बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब कैपेसिटर सीरीज में लगता है तो वो सीरीज कैपेसिटर या बूस्टर होता है, समांतर में लगता है तो इसको शंट कैपेसिटर कहते हैं। इसलिए पावर फैक्टर सुधारने के लिए उपयुक्त कैपेसिटर शंट कैपेसिटर कहलाता है। और इस समय ये फेराड में नहीं, केवीएआर में होता है, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिघात वक्र व्यक्तिगत प्रतिघात और किन के बीच होता है। यानी रिएक्टेंस कर्व जो होता है वो इंडिविजुअल रिएक्टेंस और तो वो फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। यानी रिएक्टेंस कर्व में हम ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसी थी और रिएक्टेंस कैसा था। जैसे यहाँ एक्सएल समझ लो या एक्सएससी समझ लो, तो एक्सएल बढ़ता है, एक्सएससी घटता है, तो ये फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। अपना अपना रिएक्टेंस, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी। लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो सर्किट अनुनाद होता है वो किसके साथ होगा, फ्रीक्वेंसी के साथ, सीरीज में धारा, समांतर में इम्पीडेंस। अगला अपना क्वेश्चन है कि आरएलसी समांतर परिपथ में सदिश चित्र में संदर्भ राशि कौन सी होती है। यानी समांतर क्रम में जब हम वेक्टर बनाते हैं ना, तो वोल्टेज को एक जगह कांस्टेंट रखते हैं, वी आर, वी एल, वी सी, वी सप्लाई सारे यही होते हैं, धारा को ऊपर नीचे दिखाते हैं। तो संदर्भ राशि समांतर में वोल्टेज होती है। अगर श्रेणी क्रम हो तो वहाँ पर संदर्भ राशि धारा होती है। ये ध्यान रख लो, जो सब में समान राशि होती है वही संदर्भ राशि होती है, रेफरेंस उसी का दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरीज परिपथ में प्रतिरोध की धारा इंडक्टर की धारा कैसी होती है। तो आ गया ना क्वेश्चन, श्रेणी क्रम है, रेफरेंस किसका देते हैं, धारा का, और धाराएं सबकी एक साथ होती है, आई आर, आई एल, आई सी सारे एक साथ होते हैं। तो हमेशा धाराएं कैसी होती है, वहाँ पर इन फेज होती है। अंतर किस में होगा,
VL VR में अंतर होता है श्रेणी क्रम में। अगला अपना क्वेश्चन है, RLC समांतर परिपथ में यदि इंडक्टिव रिएक्टेंस से कैपेसिटिव रिएक्टेंस अधिक हो तो परिपथ कैसा होगा। भाई समांतर श्रेणी आपको यहाँ समझना होगा। देखो समांतर क्रम में परिपथ में धारा इस बात पर निर्भर करेगी कि IL और IC जो है इनकी वैल्यू कैसी है। जिसकी धारा अधिक होती है परिपथ उसी का होता है। देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस से कैपेसिटिव रिएक्टेंस अधिक है, इसका मतलब कैपेसिटर की धारा कम होगी, क्योंकि वोल्टेज समान मिल रहा है। जिसका प्रतिघात अधिक होगा धारा उसमें से कम प्रवाहित होगी, और जिसकी अधिक धारा होती है परिपथ उसी का होता है। इंडक्टर की धारा अधिक है इसलिए परिपथ कैसा होगा, इंडक्टिव होगा। पावर फैक्टर कैसा होगा, लैगिंग होगा। अगर इसी सर्किट में XL अधिक और XC कम होता तो फिर IC की धारा अधिक होती, इसलिए परिपथ कैपेसिटिव होता, पावर फैक्टर लीडिंग होता। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, RLC सीरीज सर्किट में इकाई पावर फैक्टर पर वो प्रचालित है तो परिपथ की ये कंडीशन क्या कहलाती है। देखो RLC सर्किट यूनिटी पावर फैक्टर पर एक ही कंडीशन में ऑपरेट होगा, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू बराबर हो। अगर सीरीज सर्किट है तो इंडक्टर और कैपेसिटर की वोल्टेज बराबर होगी, और पैरेलल सर्किट है तो इंडक्टर और कैपेसिटर की करंट बराबर होगी। ऐसे में कोई रिएक्टिव पावर सर्किट में नहीं होगी, और ये परिपथ की अवस्था रेजोनेंस कहलाती है। हम इसे अनुनाद सर्किट कहते हैं। सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, 250 वोल्ट सप्लाई से संयोजित किसी RL परिपथ में करंट का मान 3 + J4 एम्पियर है। कंजुगेट समीकरण बोलते हैं इनको, और ये फेजर योग को संकेत करती है। यानी हमें 3 एम्पियर और 4 एम्पियर करंट का फेजर योग करना होगा, सदिश योग करना होगा। तो हम सब जानते हैं 3 और 4 का जब फेजर योग करेंगे तो 5 एम्पियर करंट होगा। इस परिपथ की प्रतिबाधा कैलकुलेट कीजिए, हमसे ये पूछा गया। देखो अपन से Z अगर कैलकुलेट करनी है तो Z ज्ञात करने के लिए V/I फॉर्मूला होता है। टोटल करंट हमें कैलकुलेट करना है, और ये पैरेलल सर्किट है, ध्यान रखें, ठीक है। तो वोल्टेज का मान 250 वोल्ट है, हमें टोटल करंट चाहिए। टोटल करंट आएगी 5 एम्पियर, तो जो इसका इम्पीडेंस आएगा वो कितना होगा, 50 ओम। ए ऑप्शन करेंगे। करंट कैसे आया 5 एम्पियर वो भी आप देख लीजिए। करंट के लिए फॉर्मूला रहता है IR² + IL² और दोनों का अंडर रूट। ये जो अपने है 3 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, तो 9 और 16 करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 25, 25 का अंडर रूट आएगा 5 ओम, 5 एम्पियर सॉरी। तो टोटल करंट 5 एम्पियर हो गया, और इसका जब इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 50 ओम। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, RLC सीरीज अनुनाद परिपथ में धारा का मान प्रभावित होता है। RLC सर्किट था, सीरीज सर्किट था, बट रेजोनेंट हो गया। देखो जब सर्किट रेजोनेंट हो गया तो हम बात कर चुके हैं, परिपथ की जो रिजल्टेंट करंट होगी वो केवल मात्र प्रतिरोध के कारण ही प्रभावित होगी, क्योंकि XL और XC के कारण जो भी है ये दोनों एक दूसरे को निराकृत कर देंगे। परिपथ का परिणामी प्रतिघात हमेशा 0 होगा। सीरीज सर्किट में नेट रिएक्टेंस हमेशा 0 होता है, परिणामी प्रतिघात 0 होता है। परिपथ का जो इम्पीडेंस होता है वो केवल मात्र प्रतिरोध ही होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। इसलिए सीरीज सर्किट जब अनुनाद होता है तो परिपथ को केवल रेजिस्टेंस ही डिसाइड करता है, प्रतिरोध के कारण ही करंट का फ्लो होता है। दोस्तों ये 26वां क्वेश्चन अपना नेक्स्ट है, और सबसे अच्छा क्वेश्चन है। बहुत आसान भी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन भी है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। जहां फाई करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस को संकेत कर रहा है, तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ध्यान दीजिएगा, गलत कथन पूछा गया है। देखो किलोवाट और केवीए बराबर होगा अगर फेज अंतर 0 डिग्री है, क्योंकि फेज अंतर 0 डिग्री है तो पावर फैक्टर इकाई होगा, इसलिए VI cos फाई और V × I दोनों बराबर होंगे। जबकि ऐसे परिपथों में VAR यानी KVAR जो होता है वो हमेशा 0 होता है। यानी जब फेज अंतर 0 है तो प्रतिघाती शक्ति 0 होती है, तो वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति बराबर होती है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि अगर फेज अंतर 90 डिग्री है
तो दोस्तों ऐसे परिपथों में वास्तविक शक्ति जीरो होगी, किलोवाट वाली जो पावर है वो जीरो होगी। अब के किलोवाट है नहीं, तो फिर ऐसे में केवीए और केवीएआर बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि जो थीटा 90 डिग्री का है तो केवीएआर में हम साइन 90 रखते हैं और साइन 90 का मान होता है 1, तो केवीए इक्वल टू केवीएआर, यानी किलोवोल्ट एम्पियर रिएक्टिव दोनों बराबर होते हैं। जब थीटा 45 डिग्री हो तो साइन और कोस दोनों का मान 0.5 आता है। कितना होगा? 0.5 नहीं, 0.707 होगा। ये आप कैलकुलेशन करके मिलान कर लीजिएगा। साइन और कोस दोनों 45 डिग्री पर इनका मान हमेशा दोनों का बराबर होता है। तो ऐसे समय में किलोवाट और केवीआर ये दोनों बराबर होंगे, जबकि डी स्टेटमेंट गलत हो गया फिर, यानी ए बी सी सही है जबकि डी जो है ये गलत है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, RLC सीरीज सर्किट है जहां इंडक्टिव रिएक्टेंस से कैपेसिटिव रिएक्टेंस अधिक हो गया तो परिपथ का पावर फैक्टर कैसा होगा। देखो, सीरीज में जिसका प्रतिघात अधिक हो वही परिपथ को डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि जिसका प्रतिघात अधिक होगा उसी पर वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा। श्रेणी सर्किट में वोल्टेज ही डिसाइड करता है कि वो करंट को लैग करेगा कि लीड करेगा, जबकि पैरेलल में वोल्टेज तो सबकी कॉमन होती है, वहाँ पर करंट डिसाइड करता है। तो श्रेणी क्रम में तो जिसका प्रतिघात रिएक्टेंस अधिक हो पावर फैक्टर उसी का होगा। हाँ, अगर यही क्वेश्चन अपना श्रेणी की जगह समांतर का होता ना, तब अपोजिट हो जाता। XC अधिक होता तो परिपथ का पावर फैक्टर लेगिंग होता, क्योंकि वहाँ पर IC कम होती। समांतर में धारा अलग अलग होती है और जिसका प्रतिघात अधिक होता है धारा उसी की कम, तो परिपथ में उसका पावर फैक्टर कम। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, RLC परिपथ में प्रतिरोध का मान 10 ओम, इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात 25-25 ओम है। ऐसे परिपथों का इम्पीडेंस कितना होगा। देखिए, क्वेश्चन को आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि जब XL और XC बराबर है तो हम सब जानते हैं कि ये परिपथ रेजोनेंस हो गया, और रेजोनेंट परिपथ जब श्रेणी क्रम में हो तो R और Z बराबर होते हैं। इसका मतलब इस सर्किट में इम्पीडेंस की वैल्यू उतनी होगी जितनी रेजिस्टेंस की है, तो 10 ओम। नहीं है तो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला रहेगा? Z बराबर R² प्लस XL माइनस XC और इसकी होल स्क्वायर, तो इन दोनों का डिफरेंस 0 हो गया, उत्तर आएगा 10 ओम। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सीरीज अनुनाद परिपथ में प्रतिरोध का मान 15 ओम है, परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी। ये तो डायरेक्ट ही दे दिया। सीरीज रेजोनेंट सर्किट है तो अभी हमने बात की है R और Z बराबर होते हैं। जब प्रतिरोध का मान 15 ओम है तो ऐसे परिपथों का इम्पीडेंस भी कितना होगा? 15 ओम ही होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, परिपथ में 100 वोल्ट पर 10 एम्पियर की धारा 30 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ है, यानी करंट और वोल्टेज में 30 डिग्री का फेज अंतर है। परिपथ में पावर डिसिपेट का मान कितना होगा, शक्ति व्यय ज्ञात करना है। देखो, कौन सी शक्ति ज्ञात करनी है इसका भी नहीं दिया, लेकिन ऑप्शन देखते हुए आप कर सकते हो। ऑप्शन सारे वाट में दिए हैं, तो हम कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला अपनाएंगे VI cos फाई, राइट। देखो, वोल्टेज का मान 100 वोल्ट है, करंट का मान 10 एम्पियर है, कोस दे रखा है 30 डिग्री। भाई कोस 30 का कोस 30 डिग्री का मान हमें पता होना चाहिए। कोस 30 का मान आता है 0.866। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर अपना आएगा 866 वाट। 0.866 है, इसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, उत्तर आएगा 866 वाट। ए ऑप्शन करेंगे। अगला अपना क्वेश्चन है कि पावर फैक्टर सुधारने के लिए उपयुक्त है द डिवाइस यूज्ड टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर। देखो, पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए हम शंट कैपेसिटर काम में लेते हैं। ये भी इसी पेपर में अपन ने क्वेश्चन दे दिया, जबकि ये भी दे दिए। 3 डिवाइसेज काम में लेते हैं, स्टैटिक कैपेसिटर, सिंक्रोनस कंडेंसर और फेज एडवांसर। वैसे इनका अलग अलग है, कहते हैं कि फेज एडवांसर जो है ये इंडक्शन मोटरों में लगता है, जबकि स्टैटिक कैपेसिटर मोस्टली हम ट्यूबलाइट और ऐसे सर्किटों में यूज करते हैं। और सिंक्रोनस कंडेंसर ये जो है ये ट्रांसमिशन लाइन में होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होती है। फिर भी तीनों डिवाइस ऐसी है जो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज हम कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका उत्तर रहेगा। सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को, यानी जब मोटर ओवर एक्साइटेड करके हम चलाते हैं तो सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर रोटर की एक्साइटेशन पर डिपेंड करता है,
और रोटर की उत्तेजना परिवर्तित करके हम इस मोटर को यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग तीनों पावर फैक्टर पर इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यदि किलोवाट का मान 6 और केवीआर किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव का मान 8 हो तो केवीए कितना होगा। देखो ये होती है वास्तविक शक्ति, ये होती है प्रतिघाती शक्ति, ये होती है आभासी शक्ति। इनका एक ट्रायंगल बनता है, त्रिभुज बनता है, जिनको हम अगर देखें तो आधार, कर्ण और लंब ये रहता है इनके लिए। अगर आपको याद हो तो हमें ये केवीए यानी आभासी शक्ति अपरेंट पावर कैलकुलेट करनी है। वास्तविक शक्ति का वर्ग प्लस प्रतिघाती शक्ति का वर्ग और दोनों का वर्गमूल कर देंगे तो उत्तर आएगा। यानी केवीए बराबर किलोवाट की स्क्वायर प्लस केवीए आर की स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट। 6 की स्क्वायर 36, 8 की 64, दोनों को जोड़ेंगे 100, 100 का रूट निकालेंगे तो 10, यानी परिपथ का अपरेंट पावर कितना आएगा 10 केवीए। हम ऑप्शन करेंगे बी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि आरएलसी सर्किट में परिपथ में सीरीज सर्किट है, धारा अग्रगामी शक्ति कारक वाली है, यानी सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर लीडिंग हो रहा है। लीडिंग पावर फैक्टर कब हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। सीरीज सर्किट में लीडिंग पावर फैक्टर तब हो सकता है जब वीएल की अपेक्षा वीसी का मान अधिक हो। श्रेणी क्रम में वोल्टेज ही है जो ये बताएगा कि पावर फैक्टर लैगिंग है कि लीडिंग, लेकिन वोल्टेज का मान इस बात पर निर्भर करेगा कि एक्सएल और एक्ससी में से मान किसका अधिक है। जिसका रिएक्टेंस अधिक होता है वोल्टेज ड्रॉप उसी की अधिक होती है, परिपथ उसी का होता है श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में अपोजिट होगा, जिसका रिएक्टेंस अधिक होगा करंट उसकी कम होगी, तो फिर परिपथ में वो प्रभाव नहीं डाल सकता। डोमिनेट कौन करेगा, जो हायर होगा वो करेगा। तो यहाँ देखिए परिपथ में अग्रगामी पावर फैक्टर का मतलब वीसी अधिक है, वीसी अधिक होने का मतलब एक्ससी अधिक है। एक्ससी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और ये फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस अधिक होने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी अगर घटती है, फ्रीक्वेंसी यदि कम होती है तो एक्ससी अधिक होगा। तो ये ऐसा तब संभव होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम पर, बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इनमें से एक ही क्वेश्चन में आपको 4-4 क्वेश्चन खुद से करने हैं। सभी क्वेश्चन एक साथ नहीं दिए जा सकते, आप एक ही क्वेश्चन से 4 बना सकते हैं। जैसे मैं इसी में बात करते हैं अपने आरएलसी सीरीज सर्किट में धारा अपने लैगिंग कब होती, तो लैगिंग तब होती जब एक्सएल का मान अधिक होता। एक्सएल का मान अधिक कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अधिक फ्रीक्वेंसी पर क्या होता, परिपथ लैगिंग होता। या यहीं से अपन से पावर फैक्टर के बारे में पूछ लिया जाए सीधा सीधा ही कि आरएलसी सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर लैगिंग कब होगा, तो लैगिंग पावर फैक्टर तब होगा जब फ्रीक्वेंसी अधिक होगी। यानी इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है सीरीज परिपथ में किस में 90 डिग्री का फेज अंतर होगा। देखो श्रेणी क्रम सर्किट में धाराएं बराबर होती है, ठीक है ना, इसलिए धारा वाले ऑप्शन को तो करना ही नहीं है। अब बची बात यह कि करंट वोल्टेज और वोल्टेज आपस में फेज डिफरेंस है ना, तो हम इसका वेक्टर ही लेते हैं। देखो श्रेणी क्रम में वेक्टर इस तरह से बनता है और इस बीच वाली ब्रांच पर हम लोग करंट को लेते हैं, जहाँ कुल परिपथ की धारा, प्रतिरोध की धारा, इंडक्टर की धारा, कैपेसिटर की धारा सब टोटल इसी लाइन पर होती है। फिर बात करते हैं वोल्टेज की, तो प्रतिरोधक की वोल्टेज यहीं रहती है जबकि कैपेसिटर की वोल्टेज नीचे होती है। ध्यान रखना, बहुत सारे लड़के गलतियां कर जाते हैं। कैपेसिटर की वोल्टेज यहाँ होगी क्योंकि कैपेसिटर में करंट लीड करना चाहिए, तो जब ये 90 डिग्री लैग होगा तो ये 0 पर है ना, यहाँ पर धारा लीड करनी चाहिए, यहाँ होगा, और ये होता है VL। अब आप देख लो ग्राफ आपके सामने है, 90 डिग्री का फेज अंतर किस में आएगा, 90 डिग्री का फेज अंतर या तो होगा VL और VR में, ठीक है। सीरीज सर्किट दिया है और तो कुछ पूछा ही नहीं था, तो VL और VR में हो सकता है या फिर VC और VR में हो सकता है, दो ऑप्शन। तीसरा करंट के सापेक्ष कोई एक वोल्टेज दे रखी हो तो उसमें होगा। अब अपने सामने ऑप्शन कौन सा है, VL और VR का है। VR और VC का ऑप्शन नहीं है, वो नहीं कर सकते। अब आ जाइए एक एक ऑप्शन पर बात करते हैं। इंडक्टर और रजिस्टर की वोल्टेज में होगा, सही ऑप्शन है। करंट इन दोनों में 0 डिग्री का है। रजिस्टर में धारा रजिस्टर की वोल्टेज के साथ इन फेज होती है। रजिस्टर का वोल्टेज लेकिन इंडक्टर की धारा तो ये भी 0 डिग्री ही होगा क्योंकि इंडक्टर की धारा वैसी ही है जैसी रजिस्टर की है। तो इन तीनों में 0 0 डिग्री का फेज अंतर है।
इनमें 90 डिग्री का डिफरेंस है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, आवर्ती पर आर एल समांतर परिपथ तथा आवर्ती पर आर एल सीरीज परिपथ प्योर रेजिस्टिव की भांति वर्क करेंगे। यानी कि एल जो है ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समांतर में कब होगा, श्रेणी क्रम में कब होगा। देखो सीधी सी बात है, समांतर क्रम में तब होगा जब आई एल का मान लगभग जीरो के आसपास हो या बहुत कम हो। आई एल का मान जीरो कब होगा, जब एक्स एल का मान बहुत अधिक हो। और एक्स एल बहुत अधिक कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी अधिक हो। इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। दोबारा सुन लीजिएगा, शुद्ध रेजिस्टिव तब हो सकता है जब इंडक्टर की धारा बहुत कम हो। इंडक्टर की धारा समांतर में बहुत कम तब हो सकती है जब इंडक्टर का रिएक्टेंस बहुत अधिक हो। और रिएक्टेंस बहुत हाई कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी हाई हो। इसका मतलब पैरेलल वाला तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर रेजिस्टिव हो जाएगा। श्रेणी वाला कब होगा, श्रेणी क्रम में तब होगा जब इंडक्टर पर ड्रॉप बहुत कम हो, सारी ड्रॉप रजिस्टर पर हो। इंडक्टर पर ड्रॉप कम तब हो सकती है जब एक्सएल कम हो। एक्सएल कम तब होगा जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो, यानी कि वेरी हाई और वेरी लो। समांतर में वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, श्रेणी क्रम में वेरी लो फ्रीक्वेंसी, दोनों में इंडक्टर का कोई प्रभाव नहीं होगा, रजिस्टर का प्रभाव होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, आर एल सी सीरीज परिपथ में इंडक्टर की धारा और कैपेसिटर की धारा में फेज अंतर कितना होगा। भाई सीरीज सर्किट है, धाराओं में कोई अंतर नहीं होगा। क्यों, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था जहाँ में परिपथ की कुल करंट, इंडक्टर की धारा, कैपेसिटर की धारा, प्रतिरोध की धारा, सब करंट को एक ही लाइन पे लिया है। तो धाराएं टोटल इन फेज होती है, इनकी वोल्टेज आगे पीछे होती है श्रेणी सर्किट में। समांतर क्रम में अगर वी एल और वी सी में पूछे तो वहाँ इसमें जीरो होगा। श्रेणी क्रम में आई एल और आई सी जीरो होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सभी अनुनादी परिपथों का पावर फैक्टर कितना होता है। रेजोनेंस परिपथों का पावर फैक्टर हमेशा इकाई होता है। करंट और वोल्टेज के बीच फेज अंतर इनमें हमेशा जीरो होता है, क्योंकि प्रतिघात जो है वो एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देते हैं बराबर होने के कारण। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, आदर्श समांतर अनुनाद परिपथ में धारा का मान क्या होगा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पैरेलल रेजोनेंस परिपथ के आगे एक शब्द लिखा हुआ है आइडियल, आदर्श शब्द। आदर्श में क्या होता है, हम सब जानते हैं समांतर क्रम में जब अनुनाद होता है तो जेड की वैल्यू जो होती है वो अधिकतम होती है। एक तरह से यूँ कहें हम, श्रेणी क्रम में जेड जो है वो न्यूनतम होता है, यहाँ पर जेड जो है वो मैक्सिमम होगा। जब जेड मैक्सिमम होगा तो आई जो है वो कितनी होगी, मिनिमम। अब अगर हम आइडियल की बात करें यानी आदर्श सर्किट की बात करें तो आदर्श समांतर में जेड का मान अनंत होगा जबकि आई का मान जीरो होगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये नहीं है, बी आएगा इसका, ठीक है। आदर्श समांतर अनुनाद परिपथ है तो करंट का मान कितना होगा, जीरो होगा। समांतर अनुनाद में धारा कम होती है, हम सब जानते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि जब करंट और वोल्टेज के बीच फेज अंतर बढ़ता है तो परिपथ की सक्रिय शक्ति और निष्क्रिय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर फेज अंतर बढ़ता है। देखो एक्टिव पावर के लिए फॉर्मूला होता है वी आई कोस फाई और रिएक्टिव पावर के लिए फॉर्मूला होता है वी आई साइन फाई। जब थीटा बढ़ता है तो साइन का मान बढ़ता है जबकि कोस का मान घटता है। इसका मतलब जब फेज अंतर बढ़ेगा तो वास्तविक शक्ति घटती है, प्रतिघाती शक्ति बढ़ती है। तो उत्तर होगा ए, डिक्रीज इंक्रीज। जब करंट और वोल्टेज के बीच फेज अंतर बढ़ेगा तो वास्तविक शक्ति घटेगी और प्रतिघाती शक्ति बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएलसी सीरीज सर्किट में प्रतिरोध 8 ओम, प्रेरणिक प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस 26 ओम 26 ओम, धारितीय प्रतिघात यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस 10 ओम है। परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी, इम्पीडेंस पूछा है। देखो वैसे तो इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी और इन दोनों की होल स्क्वायर अंतर करने के बाद और दोनों का अंडर रूट। लेकिन ऐसा फॉर्मूला दिया नहीं है तो क्या कर सकते हैं, हम कंजुगेट समीकरण में भी लिख सकते हैं। कंजुगेट समीकरण में ये रहता है कि जो प्रतिरोध है उसकी वैल्यू को सीधा सीधा लिख दो, प्लस का बीच में निशान आता है। वर्ग करना हो तो उसको जे से हम दर्शाते हैं जिसको इमेजिनरी भी बोलते हैं,
और दोनों का डिफरेंस करना है तो 26 माइनस 10, ए ऑप्शन होगा। 8 प्लस जे 26 माइनस 10। अगर वैसे करना होता तो फिर 8 की स्क्वायर करते 64 आता, और ये 16 आता, 16 की स्क्वायर करते और उन दोनों को जोड़ करके अनरूट करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किलोवाट और केवीए का अनुपात क्या कहलाता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, पावर फैक्टर कहते हैं, क्योंकि किलोवाट वास्तविक शक्ति की इकाई है, केवीए आभासी शक्ति की इकाई है। वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। क्वेश्चन का उत्तर अपना ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएलसी सीरीज सर्किट में अनुनाद आवृत्ति के नीचे कुल प्रतिघात कैसा होगा। अब देखिए क्वेश्चन वापस आ गया। आरएलसी सीरीज सर्किट है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से नीचे, तो हम सबसे पहले तो बात करेंगे अनुनाद पर क्या था। जब रेजोनेंस था एक्सएल एक्ससी बराबर थे। जैसे ही फ्रीक्वेंसी कम हुई, ध्यान दीजिएगा बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी घटी, फ्रीक्वेंसी घटने से एक्सएल कम होगा, एक्ससी अधिक होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के समानुपाती, कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी फ्रीक्वेंसी कम होने से एक्ससी का मान बढ़ेगा। इसका मतलब परिपथ में प्रकृति किसकी हो गई, कैपेसिटिव प्रकार की, यानी रिएक्टेंस जो प्रभावी होगा वो धारितीय होगा। जैसे पहले दोनों 20-20 ओम थे तो प्रतिघात कितना आया, 0। अगर अनुनाद की बात होती तो 0 कर दे। अब जैसे ही हुआ तो दोनों में परिवर्तन आया, मान लीजिए ये घट करके 15 हो गया, ये बढ़ करके 25 हो गया, तो अंतर कितना आया, 10 ओम का, और अधिक किसका हो रहा है, कैपेसिटिव का। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक कंज्यूमर के लिए सबसे इकोनॉमिकल पावर फैक्टर कौन सा है। लेगिंग पावर फैक्टर है, 0.85 से लेकर 0.95 तक बेटर होता है। यूनिटी पावर फैक्टर किसी का हो नहीं सकता। 0.85 लेगिंग पावर फैक्टर तक एक कंज्यूमर को परमिशन भी होती है, लेकिन अगर इससे और अधिक पावर फैक्टर घट जाता है तो फिर पेनल्टी लगती है। पावर फैक्टर घटने का कारण है इंडक्टिव लोड। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, आरएल सीरीज सर्किट में प्रतिरोध का मान 6 ओम और प्रतिघात का मान 8 ओम है। पावर कंजप्शन की गणना करें। देखो बड़ा क्वेश्चन दे दिया भाई, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट क्वेश्चन बड़ा है। वी आई कोस फाई का उपयोग करेंगे। वोल्टेज का मान दे रखा है 240 वोल्ट, ठीक है, इंग्लिश की साइड ही दिया है, हिंदी में तो वोल्टेज नहीं दी थी, बट कर सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ था। करंट का मान नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोस थीटा का मान नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। आ जाइए एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले करंट, सीरीज में करंट के लिए फॉर्मूला होता है वी अपॉन जेड, पावर फैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है आर अपॉन जेड, यानी हमें परिपथ का इम्पिडेंस चाहिए। सबसे पहले इम्पिडेंस कैलकुलेट करेंगे और जेड के लिए फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट। देखो 6 और 8 का जब इम्पिडेंस कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 10 ओम। फिर हम सब जानते हैं कि परिपथ की करंट कितनी आएगी, 240/10, 24 एम्पियर करंट होगा। 24 एम्पियर करंट होगा, पावर फैक्टर कितना होगा, R/Z, यानी 6/10 तो 0.6 पावर फैक्टर हो गया। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, 240 इंटू 24 इंटू 0.6, इसको मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, उत्तर आएगा 3456, यानी 3456 वाट उत्तर आएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा 3456 वाट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 3 ओम का प्रतिरोध, 4 ओम का प्रतिघात कॉइल के सीरीज में संयोजित है, परिपथ का पावर फैक्टर कैसा होगा। पावर फैक्टर के लिए अभी क्वेश्चन हमने किया है ऊपर, R/Z करेंगे। जेड दे नहीं रखा तो जेड के लिए 3 और 4, आर और एक्सएल दे रखा है, निकालेंगे। 3 और 4 का जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो इम्पिडेंस आएगा 5 ओम। अब आप पावर फैक्टर कर दीजिए R/Z, यानी 3/5 करेंगे, उत्तर आएगा 0.6। अब इंडक्टिव सर्किट है तो 0.6 लेगिंग हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर कर देंगे ए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि रेजोनेंस सर्किट यानी एक अनुनाद में जब परिपथ होता है तो ऐसी अवस्था में परिपथ में क्या क्या होता है। बड़ा सिंपल है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होते हैं। यदि समांतर में जब हो जाता है तो इंडक्टर और कैपेसिटर की धारा बराबर होती है, और सीरीज में हो तो कैपेसिटर और इंडक्टर की वोल्टेज बराबर होती है। तो क्वेश्चन रहेगा आंसर में डी, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में सत्य शक्ति की तुलना में निष्क्रिय शक्ति कम होना संकेत है। सत्य शक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रू पावर, ट्रू पावर बोलते हैं एक्टिव पावर, वास्तविक शक्ति को। यानी वास्तविक शक्ति की तुलना में
प्रतिघाती शक्ति कम है तो वास्तविक शक्ति अधिक तब होगी जब पावर फैक्टर अधिक होगा। यानी ये संकेत कर रहा है कि परिपथ का पावर फैक्टर अधिक है। क्यों? क्योंकि वी आई कोस फाई करना है, यानी फेज अंतर कम है, फेज अंतर कम है इसलिए कोस फाई का मान अधिक होगा, साइन फाई का मान कम, पावर फैक्टर हाई है ऐसे परिपथों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती परिपथ में आई इंटू साइन फाई क्या कहलाता है। देखो साइन थीटा के साथ वी आई साइन फाई हो या सीधा सीधा आई साइन फाई हो, ये होता है रिएक्टिव घटक। इसको हम वाटलेस कंपोनेंट भी कहते हैं, शक्तिहीन घटक भी बोलते हैं और रिएक्टिव घटक भी बोलते हैं। जबकि आई कोस फाई जो होता है ये कहलाता है सक्रिय घटक या वाटफुल घटक। यानी आई कोस फाई होता तो बी और सी दोनों उत्तर सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरीज अनुनाद परिपथों में परिणामी प्रतिघात कितना होता है। सीरीज में रेजोनेंट हो गया तो नेट रिएक्टेंस अपन से पूछा है, नेट रिएक्टेंस 0 होगा क्योंकि एक्सएल माइनस एक्ससी करना होता है, उत्तर आएगा 0। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है एक सीरीज रेजोनेंट परिपथ में ऊपरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज और निचली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज है, इसका बैंड विस्तार कितना होगा। अच्छा, सर्किट रेजोनेंट कहाँ हो रहा है ये भी नहीं बताया हमने, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। सर्किट रेजोनेंट हो रहा है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में सुधार कर देता हूँ, हो जाएगा। यानी 50 हर्ट्ज पर रेजोनेंट हो रहा है। देखो बैंड विस्तार जो होता है, क्वालिटी फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बैंड विड्थ की बात कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी, ठीक है, बैंड विड्थ में हमें ज़रूरत नहीं होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। ओके, जब क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करना होता तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है। ओके, क्वेश्चन यही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंड विस्तार होता है दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का अंतर, यानी फ्रीक्वेंसी 1 से लेकर फ्रीक्वेंसी 2 के बीच का डिफरेंस कितना आया। 60 हर्ट्ज है, माइनस 40 हर्ट्ज कर दो, 20 हर्ट्ज जो है इसका बैंड विस्तार है। क्या होता है दोबारा सुन लीजिए, बैंड विस्तार होता है फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितना है, डेल्टा एफ से लिखते हैं हम, और ये होता है F2 माइनस F1, राइट। हाँ, अगर इसका क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं ना तब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन F2 माइनस F1 करना होता। क्वालिटी बिंदु क्यू फैक्टर अगर अपन ज्ञात करते तब ऐसा होता। अभी सही है, बी उत्तर होगा। तो बस दोस्तों आज के लिए ये थे 50 क्वेश्चन, ये था आज का टेस्ट। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।